अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर अंसारी। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर 19 सेकंड ईयर का चैप्टर 19 उसका टॉपिक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जब मेटल के ऊपर एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी फॉल करती है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये एक मैंने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जिसका हमने नाम एक्स रखा हुआ है, इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए। एक जो कर्व नज़र आ रहा है ये हमारा मेटल है और इसको हमने सी का नाम दिया है। ये कैथोड है। क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कैथोड का नाम देंगे। और जहां डॉट लिखा हुआ है और ए का मैंने इसको नाम दिया है, ये बैटरी के आगे जाकर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये हमारा एम मीटर है जो सर्किट में करंट को मेजर करेगा। और इसी तरह आगे चलकर हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया हुआ है जो आपके करंट को बदल सकता है, करंट को चेंज करेगा और पोटेंशियल डिवाइडर का काम भी करता है। तो इसके इस सिरे पर और दूसरी साइड पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर मेजर करेगा। यानी हम इस सर्किट में एम्पेयर भी मेजर कर सकते हैं, एम मीटर की मदद से करंट मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। ये हमारा अपरेटस है। अब देखें, लाइट आती है कहीं से, तो लाइट जब कैथोड के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो मैं इनको डॉट्स की शक्ल में ऐसे बना देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो आप देखें, चूंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यहां तक तो बेटे बात ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बेटा हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स द पोटेंशियल। आप बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स कर दो। रिवर्स क्यों करेंगे हम? इसलिए हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो एनोड है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हम इसको रिवर्स करके नेगेटिव पोटेंशियल कर दें तो वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा? इससे सर्किट में करंट जो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ले जी, करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन करंट कितना डिक्रीज होता है? करंट डिक्रीज होता जाएगा एज द रिवर्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। आप जैसे जैसे रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे वो ज्यादा पोटेंशियल के साथ उन करंट्स को रिपेल करना शुरू कर देगा और कोशिश करेगा कि वो अपने मेटल में ही स्टे करें। तो इस तरीके से एक वक्त आएगा, आप नोट करेंगे कि एम मीटर के जरिए करंट कम होता जा रहा है। तो हमने यहां करंट को जीरो करना है। जब करंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि अब सर्किट में कोई करंट, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट जीरो हो चुका है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकल रहे थे लाइट के फॉल करने पर, लाइट के उसके ऊपर इंसिडेंट करने पर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे, जबकि लाइट अभी भी पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि अब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो बाहर निकल रहे थे, हमने बिल्कुल उसके मुकाबले में उसके ऑपोजिट एक पोटेंशियल अप्लाई करके उनको रोक दिया है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, चूंकि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोक चुका है, तो हम उसको नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और इसको हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये बात आपको समझ आ गई
कि इलेक्ट्रॉन्स एक तो मतलब जो हमारा करंट है वो डिक्रीज होगा, और फिर वो कब ज़ीरो होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वो ज़ीरो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे उनमें से सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा थी वो भी रुक जाएगा। तो हम कहेंगे अब जो हमने बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स में अप्लाई किया हुआ है उसकी वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगी। बेटा आप यूं समझें कि जैसे एक मिसाल दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर, बहुत सारे बाहर निकल रहे हैं, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अब हम जब रिवर्स पोटेंशियल देते हैं तो करंट डिक्रीज होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आपको ज़रा आसान एग्जांपल देने के लिए कहता हूं कि मिसाल के तौर पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो उन 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने थोड़ा सा पोटेंशियल दिया, वो रुक गए। मतलब ये कि उनके पास जितनी एनर्जी थी बैटरी ने उसके मुकाबले में उतनी एनर्जी दी, वो रुक गए। तो 5 रुक गए हैं लेकिन 5 अभी भी सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। तो उन 5 को रोकने के लिए क्या करें, मतलब हम बैटरी का पोटेंशियल मज़ीद बढ़ाएं। तो हमने मज़ीद पोटेंशियल बढ़ाया तो बाकी बच जाने वाले 5 में से 3 मज़ीद रुक गए, 2 फिर रह गए। तो हमने कहा बैटरी का पोटेंशियल मज़ीद बढ़ाओ, यहाँ तक कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है अब सर्किट में सिर्फ वो रह जाएगा, वो फ्लो कर रहा होगा, अगरचे ये बहुत कम करंट होगा। मतलब जो आखिर में बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम एनर्जी रखते होंगे और वो कहेंगे हम अभी भी सर्किट में फ्लो करेंगे। तो हम कहेंगे हमने इनको भी रोकना है। इनको भी रोकने के लिए हम बैटरी का पोटेंशियल मज़ीद बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम उनको भी रोक देंगे। तो बेटा हम फिर यहाँ एक इक्वेशन बनाएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, मैक्सिमम वाली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो है बैटरी के पोटेंशियल V नॉट इंटू ई के बराबर। ये रिलेशन कहां से आया? देखिए हम जब भी पार्टिकल्स की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं और उससे रिलेटेड एनर्जी की बात करते हैं तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? वो हमने पढ़ा है पोटेंशियल के टॉपिक में कि पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहां पोटेंशियल को V नॉट कहूं और चार्ज को E का नाम दूं तो V नॉट E वर्क के बराबर होगा, और वो वर्क एनर्जी है तो मतलब वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा हाफ mv²। और ये वेलोसिटी तमाम इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी थी हम उसकी बात कर रहे हैं, और ये फार्मूला उसी इलेक्ट्रॉन के लिए होल्ड करेगा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आई होगी। अब इसके बाद हमें यह देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। तो हम यहां पर इसको मिटा देते हैं, डायग्राम भी मिटा देते हैं जी। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके पास जो एनर्जी है और जो उनका करंट है कि वो कितनी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किन पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पर पहली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो देखें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या होगा। अब यहां पर मैं पहले एक ग्राफ बनाता हूं। ये जो ग्राफ है हमारा, इसके एक साइड ये वर्टिकल और ये हमारे पास है हॉरिजेंटल। जो वर्टिकल है यहां हमारे पास है इंटेंसिटी और हॉरिजेंटल हम वोल्टेज ले रहे हैं। ये हमारा 0 वोल्टेज यानी 0 वोल्ट आगाज। यहां पे हम पॉजिटिव V इंक्रीज करेंगे और यहां पर हम नेगेटिव V को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, तो नेगेटिव V भी हमें देना पड़ेगा। अब बेटा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसी लाइट फॉल करवाऊं जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और फिर एक ऐसी लाइट फॉल करवाऊं अपने मेटल के ऊपर जिसकी इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने से या कम होने से
इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है ये जानने की हमने कोशिश करनी है। तो अब हम यहाँ पर वर्टिकली कह रहे हैं कि ये इंटेंसिटी है। तो फ़र्ज़ कर ले हम कोई पॉइंट चूज़ करते हैं और हम कहते हैं ये हमारा पॉइंट है और यहाँ पर हमने एक इंटेंसिटी अप्लाई की है। ये इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये इसका मतलब है कि मैंने जो इंटेंसिटी अप्लाई की है वो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पर दोबारा से एक बनाता हूँ मेटल, मतलब ये मेरे पास एक मेटल है, ये मैं ज़्यादा ऊपर बना रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा, तो चलें इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेटल बना लेता हूँ, वो जो मैं डायग्राम मैं मिटा चुका हूँ वही वाली थी असल में, तो मैं एक और बना लेता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मैं इंटेंसिटी ज़्यादा करूँ या कम करूँ तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने कहा जी, जब हमने इंटेंसिटी यहाँ पे इसको इंटेंसिटी को नाम दे दो I1, तो ये इंटेंसिटी हमने यूज़ की, तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे उनकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल थी, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी थी, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, इंटेंसिटी के कम या ज़्यादा करने से उसकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट करते हैं, इसका पता चला जी ये उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है जब इंटेंसिटी I1 थी। हमने कहा इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दी, दिस इज़ I2। तो यहाँ पर हमने कहा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेक करो, तो पता चला वो भी हमारे पास पहले वाला ही दोबारा आ चुका है। तो यहाँ से देखें I2 I1 से अगरचे ग्रेटर देन है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल एक जैसा आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ एक बात रह गई, ये वाली बात तब अप्लाई करें जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। मतलब इंटेंसिटी को बदलना है जबकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। हर लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी होती है और उसके पास इंटेंसिटी भी होती है, तो आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा करें लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज मत करें। फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करने का एक मतलब ये है कि आप ब्लू लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ब्लू ही रहनी चाहिए। आप ब्लू की इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें, ज़्यादा पावर ज़्यादा इंटेंसिटी की आप यूज़ कर लें और कम इंटेंसिटी की यूज़ कर लें, लेकिन दोनों सूरतों में ब्लू ही हो। ऐसी सूरत में ये रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंटल है, तो हमें पता चला कि I2 I1 से बड़ा है। ले जी, ये बात हमें जो नज़र आ रही है इसको हम अब एक और एंगल से देखते हैं। हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने जब फ्रीक्वेंसी की बात करनी है तो हम कहेंगे ये तब समझें, तब पढ़ें जब आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, उसको सेम रखें, बदले नहीं। तो हमने इसको रखा सेम और हमने अब फ्रीक्वेंसी को बदलना है। तो बेटा अब क्या करेंगे, दोबारा से एक ग्राफ बनाते हैं उसी तरह का। ये हमने ग्राफ बना लिया। इस वक्त जो वर्टिकल है अभी भी इंटेंसिटी चल रही है, यानी ये इंटेंसिटी को ही हमने दोबारा से वर्टिकली रखा और हॉरिजॉन्टल हमारे पास वोल्टेज है। राइट साइड पे पॉजिटिव ही, आपने पॉजिटिव ही यानी वोल्टेज बढ़ाना है और नेगेटिव साइड पे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो देखें आपने दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और यहाँ पे आपने कोई फ्रीक्वेंसी रखी जिसका नाम था F1। तो आपने F1 अप्लाई की, कोई भी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, तो आपने अब उसको चेक किया कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी आया आपने नोट कर लिया। तो अब एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। इंटेंसिटी सेम है, मतलब वर्टिकल में ये वाली लाइन मैंने बदलनी नहीं है, और यहीं से फ्रीक्वेंसी बदली तो पता चला स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरी फ्रीक्वेंसी का है। तो पहले के लिए मैं लिख देता हूँ F1
और दूसरे के लिए लिख देता हूं F2। यहां पर F2 ग्रेटर देन F1 है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदल दूं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो सर्किट में फ्लो कर रहा था, उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। तो ये बात जो आपको रिजल्ट के तौर पे मिल रही है, हमारी क्लासिकल फिजिक्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। मतलब हमने क्लासिकल फिजिक्स के तौर पर जब देखा तो हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि देखें, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, वो वेव के बारे में एक थ्योरी देती है और वो कहती है कि जब कभी किसी मेटल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट चूंकि वेव है, मतलब वो क्लासिकल फिजिक्स में हम पहले ये समझते थे कि लाइट वेव नेचर रखती है, तो समझा ये जाता था कि जब वो आएगी, लाइट मेटल के ऊपर फॉल करेगी, तो वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है मैटर के अंदर, वो उनके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगी, यानी अपनी एनर्जी उसको देगी, और चूंकि वो दे रही है तो वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। तो ये बात जो वेव थ्योरी करती थी क्लासिकल के मुताबिक, वो यहां पे ऐसा नहीं था। हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स ये भी कहती थी कि अगर हम डिम लाइट यूज़ कर रहे हैं और वो डिम लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी, डिम लाइट का मतलब मैं कम इंटेंसिटी की लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि जब डिम लाइट यूज़ करूँगा तो अगरचे लाइट डिम है, लेकिन वो लाइट चूँकि वेव की शक्ल में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर बाद ही सही वो एनर्जी स्टोर करके बाहर निकल जाना चाहिए। और अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसको इमीडिएटली, फौरन से पहले बाहर निकल आना चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या बता रहे थे कि लाइट अगर डिम है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ नहीं रही। जबकि क्लासिकल कहती थी वो एनर्जी अपनी स्टोर करता रहे और फिर एनर्जी के साथ बाहर निकले। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी दे रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके बाहर निकलना चाहिए उसको। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल नहीं था। तो बेटा ये बात हमने करनी थी यहाँ पर। तो I2 ग्रेटर देन I1, तो फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है इस पर, और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है तो इंटेंसिटी सेम रखनी है। और आपको पता चला कि इंटेंसिटी सेम रखने से और फ्रीक्वेंसी को बदलने से, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। ले जी, ये जो हमने बात की है ना, अब इसका मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगी, एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी कम होगी। तो ये बातें जो थी, इन बातों को क्लासिकल फिजिक्स डिस्कस नहीं कर पा रही थी। तो बेटा इसका जवाब फिर किसने दिया? इसका जवाब दिया जी, तो मैं बात कर रहा था कि क्लासिकल फिजिक्स ये चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रही थी, तो इसका जवाब दिया था, इसको जस्टिफाई किया था आइंस्टाइन ने। देखें, अब मैं यहाँ पे एक और बात करता हूँ कि देखें, हमारे पास एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है, हमें पता चला था कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और इस ग्राफ में यहाँ हम हॉरिजेंटली फ्रीक्वेंसी को लें और वर्टिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लें, तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को 0 से इंक्रीज़ करूँगा हॉरिजेंटल, तो अब हमें पता चल रहा है कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन एक वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उसके बाद उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ वो इस तरह रिलेट कर रही होगी कि एक लीनियर लाइन हमें मिलेगी। मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करूँगा
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी इंक्रीज कर रही होगी। तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे, मतलब ये भी साबित करती है बात कि लाइट जब हमने फॉल करवानी है तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे बाहर मेटल में से वो तब तक नहीं निकल सकते जब तक के सूटेबल फ्रीक्वेंसी ना हो। ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F0 और इसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिफाइन करते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मतलब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो बाहर निकल सकें। तो बेटा ये जो बातें थी, दोबारा से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बातें क्लासिकल फिज़िक्स में डिस्कस नहीं हो पा रही थी। तो हमने यहाँ पर आइंस्टाइन ने यहाँ पर इसका जवाब दिया और आइंस्टाइन ने कहा कि असल में होता ये है कि अगर आप प्लैंक का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, प्लैंक ने एक फार्मूला दिया था, प्लैंक्स इक्वेशन E बराबर HF। प्लैंक ने कहा था कि लाइट जो है असल में वो क्वांटा है, क्वांटा। तो यहां पर प्लैंक का कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैटर के ऊपर लाइट फॉल करती है तो मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब फिक्स एनर्जी के साथ वो अपनी वैल्यू रखते हैं। और जब लाइट बाहर निकलती है तो वो कंटिन्यूअस पैटर्न में बाहर निकलती है। आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया और कहा कि लाइट फोटोन पे मुश्तमिल है, और फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने इसकी ज़्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन की और उसने कहा कि हम फोटोन कहें। और ये क्यों कहें? क्योंकि आइंस्टाइन कहता था कि ये जो लाइट है इसको आप एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करें। हम इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स में हम क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? क्योंकि हमारे पास लाइट की नेचर हमने वेव समझी हुई थी कि लाइट की नेचर वेव है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि इसकी पार्टिकल नेचर भी है, इसको पार्टिकल के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें हम। तो उसने कहा कि लाइट जो है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है और हर पैकेट की जो एनर्जी है वो प्लैंक के इसी फार्मूले के मुताबिक निकाली जा सकती है, E बराबर HF। तो अब आइंस्टाइन ने जब ये बात बताई तो इससे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाई हो रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से कम करने से क्यों बदलती है, अब आइंस्टाइन ने उसका जवाब दिया। और इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने से इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, तो इसकी क्या रीज़न है? तो ये जवाब हमें अब मिल गया। और आइंस्टाइन ने कहा कि असल में होता ये है कि अगर मैं कोई मेटल कंसीडर करूं और मैं कहूं जी इसके अंदर ढेर सारे एटम्स मौजूद हैं, तो हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवा रहे हैं। जब लाइट फॉल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इसके अंदर से। तो आइंस्टाइन कहता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको ब्लू से शो कर रहा हूं कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स चूँकि मेटल के अंदर हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी लग रही होती हैं, मतलब उनके दरमियान रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर निकलेंगे, मतलब बाहर से जो लाइट आ रही है पहले उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी देगी। और चूँकि आइंस्टाइन ने फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया था तो उसने कहा था कि फोटोन एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराएगा और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करेगा, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के पास जाकर अपनी एनर्जी उसको देगा। तो जितनी एनर्जी वो देगा उतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो चूँकि देखें बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर वाली जगह पे भी मौजूद हो सकती हैं और नीचे वाली जगह पे भी मौजूद हो सकती हैं। तो फोटोन ने हर इलेक्ट्रॉन को एक जैसी एनर्जी देनी है। तो जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ढेर सारी कोलिजन से होकर गुजरेगा। तो जब वो ढेर सारी कोलिजन से होकर गुजरेगा तो एनर्जी अपनी डेसिपेट करेगा, अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ ज़ाया कर देगा।
और हो सकता है वो ज़्यादा एनर्जी ज़ाया कर दे और बाहर ही ना निकल पाए। अगर वो बाहर नहीं निकल पाया, इसका मतलब जो शुरू में लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, जो उसके पास एनर्जी थी, वो सफिशेंट नहीं थी कि वो उसको बाहर निकाल सकती। तो अब होगा ये कि नीचे वाला, अब फ़र्ज़ कर लें लाइट वो है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी, मतलब उसके पास हाई एनर्जी है। तो अब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा वो अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा। तो देखें फोटोन की एनर्जी थी E। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर यूज़ कर रहा है, अपनी मतलब यूटिलाइज कर रहा है बाहर निकलने के लिए, हम उसको वर्क फंक्शन फाई का नाम देते हैं। जितनी एनर्जी वो यहां यूटिलाइज कर लेगा, बाकी बच जाने वाली एनर्जी से वो बाहर निकलेगा, जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, इस E को हम HF का नाम दे देते हैं। तो ये HF है। तो अब बेटा फाई और काइनेटिक एनर्जी, जब ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी तो यहां से जस्टिफाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी क्यों होती हैं। जो ऊपर वाला है, जो करीब है, वो तो जल्दी निकल जाएगा, अपनी एनर्जी कम खर्च करेगा अंदर और ज़्यादा एनर्जी बाहर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में शो करेगा। तो ये वाला रिलेशन हमें बताता है कि एनर्जी का डिफरेंस क्यों होता है। और बेटा फिर एक और बात नोट की गई जो यहाँ पे रह गई कि अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा करें तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं हो रहा, मतलब उनके पास जो एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी वो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इंटेंसिटी बता रही है कि नंबर ऑफ फोटोन या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आप फोटॉन्स भी कह सकते हैं लाइट के केस में कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं लाइट के पास, वो उसकी इंटेंसिटी है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके आखिर में रिजल्ट्स देख लेते हैं। आपकी बुक में सेकंड ईयर की फिज़िक्स में इसके जो लिखे हुए हैं रिजल्ट्स, उसमें एक पॉइंट है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनके पास डिफरेंट एनर्जी है, और जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी बात ये कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसका होना ज़रूरी है। अगर आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बेटा ये हमारा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का टॉपिक है। तो इसमें अगर आपको मज़ीद कोई सवाल करना हो, कोई क्वेश्चन करना हो और कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।